सीता की शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन रवि और सीता की कोई औलाद नहीं था। वो लोग शहर में रवि का छोटा भाई अनुज के साथ रहते थे। रवि का अपना बिजनेस था, अनुज कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत ही समझदार और शांत मिजाज का था। औलाद ना होने के कारण पड़ोस के लोग सीता को ताना दिया करते थे, मगर फिर भी सीता हमेशा खुश रहा करती थी और लोगों की बात को अनसुना कर देती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद अनुज की नौकरी एक बड़े ऑफिस में लग जाता है और एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तब सीता अनुज से कहती है, अनुज भैया, अब तो तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। अब तो तुम अच्छे खासे कमाने लगी हो। क्यों, क्या कहते हैं आप? हाँ, सही कहती हो तुम। अब हमारा अनुज बड़ा हो गया है। क्या भाभी, आप भी? और नहीं तो क्या, अब मुझे भी तो आराम चाहिए ना देवर जी। अच्छा भाभी, अब आप जैसा अच्छा समझे। सीता अब अपने देवर के लिए रिश्ता तलाश करने लगी। ऐसे ही एक दिन अनुज आकर सीता से कहता है, भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम सपना है। वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो उस दिन मैंने भैया के कारण आपको कुछ नहीं बताया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे सपना के माता पिता से मिलाने की तैयारी करो, तब तक मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ। अनुज के भैया भाभी सपना के माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही दिनों में उन लोगों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सीता सपना को बिल्कुल अपनी छोटी बहन जैसा मानती थी, लेकिन सपना सीता को बांझ होने के कारण पसंद नहीं करती थी। सपना, आ जाओ, नाश्ता रेडी है। सुबह सुबह मुझे आपका चेहरा नहीं देखना है। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। सपना की माँ ललिता जी बहुत ही लालची औरत थी। उसकी नजर रवि के जायदाद पर था, इसलिए वो हमेशा अपनी बेटी को उसकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, सपना बेटा, कैसी है तू? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छा सुन, तेरे पास तेरी जेठानी तो नहीं है ना? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? देख सपना, उस औरत से बच कर रहे ना। वो औरत बांझ है, बांझ। और याद रखना, अगर तू उस घर को औलाद देती है तो वो सारी जायदाद तेरी हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ माँ, मैं समझ गई। कुछ दिनों में सपना की माँ की प्लान सफल होने लगा। सपना, क्या हुआ तुम्हें? भैया, भाभी, जल्दी आओ। सब भाग कर आते हैं। फिर रवि डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद अनुज से कहता है, घबराइए नहीं, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। क्या, सच में? सब बहुत खुश होते हैं। सब चले जाने के बाद, माँ, तुम्हारे प्लान कामयाब होने वाला है। मैं माँ बनने जा रही हूँ। बहुत खूब, अपनी जेठानी से अपनी सेवा करवाना। सपना सबके सामने सीता से अच्छे से बात करती थी, लेकिन अकेले में ताना दिया करती थी और उनसे अपनी सेवा करवाती थी। मगर सीता बहुत ही अच्छी औरत थी। वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, इसलिए शायद भगवान उसकी मनोकामना पूरी करती है। 1 महीने के अंदर सीता भी माँ बनने वाली थी। घर में सबको दुगनी खुशी मिलती है, मगर इस खबर से सपना जल भुन जाती है। सपना के दिमाग में शैतानी हरकत आ रही थी। वो अपनी जेठानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, पर किसी बार भी कामयाब नहीं हो पाती है। ऐसे ही देखते देखते 9 महीना बीत जाते हैं। एक दिन दोनों बहुएं मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तब मंदिर के आसपास कोई नहीं था। सपना सीता को गिराने के लिए मंदिर के सीढ़ी पर पानी गिरा देती है।
सीता जब उस पर पैर रखने वाली होती है तभी अरे, मैं तो माँ के चरणों के फूल लेना ही भूल गई। तब सीता मंदिर के अंदर फिर से चली जाती है फूल लेने के लिए और सपना को भी फूल लेने के लिए आवाज लगाती है। सपना, आकर माँ के चरणों के फूल ले जा। सपना हड़बड़ाहट में भूल जाती है कि उसने सीढ़ी पर पानी गिराया है और वो खुद अपने ही जाल में फंस जाती है। सीढ़ी चढ़ते समय पैर फिसलकर सीढ़ी से गिर जाती है। सपना! सभी वहां आ जाते हैं और सपना को अस्पताल में ले जाते हैं। टेंशन में सीता को भी वही दर्द होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर सीता को भी अंदर लेकर जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहते हैं, मुबारक हो, सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। और सपना कैसी है? माफी चाहता हूँ, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया और अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। सब उदास हो जाते हैं। अनुज एकदम टूट जाता है। अंदर से सीता सारी बात सुन लेती है। वो अनुज को बुलाती है। भैया, तुम मेरे बेटे को सपना के पास लेटा दो। भाभी, आप यह क्या कह रही हैं? भगवान ने तो मुझे 2 बच्चे दिया है। एक अगर सपना के गोद में पलेगा तो इसमें क्या बुराई है? हाँ अनुज, सीता सही कह रही है। तुम मुन्ने को ले जाओ और सपना का ख्याल रखो। और हाँ, सपना को ये सब नहीं बताना, वरना वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी। वाकई आप लोग मेरे भैया भाभी नहीं बल्कि मेरे माता पिता हैं। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन ललिता अपनी बेटी को देखने आती है। मेरी बेटी ने तो एक बेटे को जन्म दिया है और इसे देखो, लड़की को जन्म दिया है। मेरे बेटी ने इस घर को वारिस दिया है। तो क्या हुआ? हमारे घर में लड़का लड़की एक समान है। तब ललिता सपना को अकेले में ले जाकर कहती है, देख बेटी, तू अपने बेटे को संभाल कर रखना, वरना इस औरत की नजर लग जाएगी। समझ रही है ना मेरी बात? हाँ माँ, घबराओ नहीं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन अचानक मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो जाता है। तब घर में दोनों भाई में से कोई भी नहीं था। मुन्ने को अचानक बहुत तेज बुखार कैसे आ गया? जरूर तुमने ही कुछ किया होगा दीदी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुन्ना मेरा भी तो अपना है। बस करो दीदी, मैंने बेटे को जन्म दिया है ना, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप मेरे मुन्ने का नुकसान करना चाहती है। सपना मुन्ने को लेकर अपनी माई के चली जाती है। सीता रोती रहती है। जब अनुज और रवि घर आते हैं तब सीता उन्हें सारी बात बताती है। रवि और अनुज सपना के पास जाते हैं। सपना, कहाँ हो? बाहर आओ। सपना और उसकी माँ बाहर आती है। यहाँ क्या करने आई हो? चलो अपने घर। मैं तुम्हारी भाभी के साथ नहीं रहूंगी। इससे मेरे मुन्ने की जान को खतरा है। वो मेरे बच्चे को मार देना चाहती है। उस घर से तुम्हारे भैया भाभी को निकलना होगा, तभी मैं जाऊंगी। अनुज को ये बात बर्दाश्त नहीं होता। अरे, मंदिर से भगवान ही निकल जाएंगे तो वह मंदिर रहने का क्या फायदा? और रही बात मुन्ने का, तो आज सुन लो, यह बच्चा तुम्हारा नहीं, भाभी का है। क्या मतलब? तब अनुज सपना को सारी बात बताता है। सब सुनकर सपना के आंखों में आंसू आ जाती है और उसकी माँ को भी उसकी गलती का एहसास होता है। तब सपना तुरंत घर लौट आता है। भाभी, मुझे माफ कर दो, आप देवी है। अरे पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसा है। मैंने कब का तुझे माफ कर दिया है। उस दिन के बाद सब एक साथ खुशी खुशी सुखी जीवन बिताने लगते हैं।